इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे जंग के बाद उस्मान के सिपाही यानी शहर को साफ कर रहे थे और जो मंगोल सिपाही जिंदा बच गए थे उन्हें कैदी बनाया जा रहा था। इसी दौरान कुछ मंगोलों को उस्मान के पास लाया जाता है। उस्मान कहता है नहीं, इन पर तशद्दुद नहीं करो, इन्हें अभी और इसी वक्त जिंदान में ले जाओ और इनके जख्मों की मरहम पट्टी करो। जब हम नायमान का सर काटेंगे तो इनमें से जिसका तावान दिया जाएगा हम उसे आज़ाद कर देंगे, लेकिन इनमें से जो तौबा करके इस्लाम कबूल कर लेता है उनके बारे में मुझे बताना, हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर बुरान कहता है जैसा आपका हुक्म। जिसके बाद उस्मान अपने जख्मी सिपाहियों के पास आ जाता है और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने लगता है। जिसके बाद वो कहता है कुमरा लब्दल, क्या सूरत हाल है? कुमरा लब्दल कहते हैं अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएंगे। उस्मान कहता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसी दौरान बाइसुंगुर वहाँ पर आ जाता है और कहता है सरदार, नायमान और उसकी फौज ने मुहासरा खत्म कर दिया है और वो पीछे हट गए हैं। ये सुनकर उस्मान कहता है ये उसकी आखिरी जंग होगी, चाहे वो जो भी कोशिश करना चाहता है कर ले। वो बाइसुंगुर की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बाइसुंगुर कहता है कारगिल कबीले से मलन खातून ने खबर भिजवाई है, आप तैमूर साहब कारगिल कबीले के तख्त पर बैठ गए हैं। ये सुनकर उस्मान कहता है अच्छा। जिसके बाद वो कुछ सोचने लग जाता है। फिर वो कहता है बुरान, तमाम सरदारों को जमा करो, हम दीवान मुनक्किद करने जा रहे हैं। कारगिल कबीले से आप तैमूर सरदार को भी बुलाना। बुरान कहता है जैसा आपका हुक्म। ये सुनकर उस्मान अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से जाने लगता है। दूसरी जगह बाला खातून और उसके सिपाही सावेल के सिपाहियों का सामना कर रहे थे और एक एक करके काफिलों का खात्मा कर रहे थे। सावेली कहता है ये मेरी जगह है, तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। बाला खातून कहती है हम यहाँ से भागने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारा सर काटने के लिए आए हैं। यहाँ इसमिया सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ जा रही थी। इसी दौरान उनके सामने भी मंगोल सिपाही आ जाते हैं। ये देखकर वो भी उन पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। जलाली कहता है सुल्ताना, वो चारों तरफ से हम पर हमला कर रहे हैं। ये सुनकर इसमिया सुल्तान कहती है यहाँ पर मौजूद हर सांप का सर काट दो। इसी दौरान शामिल भी अपने सिपाही के साथ वहाँ पर आ जाता है और उन मंगोलों पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो कहता है वालिद सुल्तान, बाला खातून कहाँ है? इसमें सुल्तान कहती है सुल्तान अलाउद्दीन को तलाश करने के लिए हम अलग अलग हो गए थे। दूसरी जगह बाला खातून बड़ी बहादुरी से लड़ रही थी और एक एक करके काफिलों का खात्मा कर रही थी, लेकिन इसी दौरान सावेली के सिपाही भारी पड़ जाते हैं और वो बाला खातून और उसके सिपाहियों पर काबू पा लेते हैं। जिसके बाद सावेली हंसते हुए बाला खातून से कहता है इंसान को उतना ही काटना चाहिए जितना वो चबा सकता है। तुम मुझे कत्ल करना चाहती थी, अब देखो कि किसकी गर्दन तलवार के नीचे है। ये सुनकर बाला खातून कहती है मैं तुमसे रहम की भीख नहीं मांगूंगी। सावेली कहता है नहीं, मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करूंगा बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन खुद तुम्हें कत्ल करेगा। बाला खातून कहती है सुल्तान अलाउद्दीन मुझे नहीं बल्कि तुम्हें मारेगा, क्योंकि तुम्हारी गद्दारी हर किसी के सामने आश्कार हो चुकी है। सावेली कहता है तुमने अपने सिपाहियों के साथ आकर यहाँ पर हमला कर दिया, यहाँ पर बहाया गया खून गवाह है कि तुम खच्चार हो बाला खातून। इसी दौरान सरजू के सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है? सावेली कहता है ये खत्तार खातून सुल्तान अलाउद्दीन की जान लेने के लिए आई थी, इसने यहाँ पर हमला कर दिया था, इसे गिरफ्तार कर दो। ये सुनते ही सरजू के सिपाही बाला खातून को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाने लगते हैं। बाला खातून कहती हैं ये यहाँ पर खत्म नहीं होगा सावेली, सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी सावेली। उनके जाने के बाद सावेली एक मंगोल सिपाही से कहता है यहाँ अपने साथ कुछ सिपाही लो और इस मेहमान को पकड़ कर मेरे पास ले आओ। यहाँ उस्मान अपने सिपाहियों के साथ मौजूद था और कह रहा था नायमान ने मुझे एक पेशकश की है, वो अकेले मुझसे आमने सामने लड़ना चाहता है। तो मैं उसे हरा देता हूँ तो उसके सिपाही ये सरजमीनें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अगर वो मुझे हरा देता है तो मेरे तमाम सिपाही और सरदार उसके हुक्म के ताबे होंगे। ये सुनकर बुरान कहता है सरदार हम नायमान की बात पर यकीन नहीं कर सकते। उस्मान कहता है बिल्कुल, अगर मैं उसे हरा देता हूँ फिर भी वो अपने सिपाहियों से कहेगा कि यहाँ पर हर चीज को तबाह कर दे। मैं जानता हूँ कि वो अपनी जुबान पर कायम नहीं रहेगा। ये सुनकर जरकुता कहता है हम जानते हैं कि वो हमारे साथ खेल खेलेंगे, इसलिए पहले हम खेल खेलते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। उस्मान कहता है नहीं, हत्ता कि हम जानते हैं कि वो खेल खेलने वाले हैं फिर भी हम मोहतात रहेंगे, हम यानी शहर का दिफा करेंगे, हम अपनी तमाम जमीनों का यानी शहर की तरह दिफा करेंगे। बुरुल कहता है जनाब यानी शहर मजबूत है क्योंकि इसकी सरबराही आप कर रहे हैं, लेकिन बाकी शहरों का क्या, वो अपना दिफा नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर उस्मान कहता है चलो बैठ जाओ। ये सुनकर तमाम सिपाही बैठ जाते हैं। जिसके बाद उस्मान उनके सामने एक नक्शा रखता है और कहता है कारा जायसार। फिर वो दूसरा नक्शा रखता है और कहता है उलू जायसार। इसी तरह वो एक एक करके तमाम शहरों के नक्शे उनके सामने रखने लगता है। फिर वो कहता है सिपाहियों ये वो शहर हैं जिनका दिफा करना है। फिर वो नक्शे पर इशारा करते हुए कहता है और ये वो जगहें हैं जहाँ पर हम उनका इंतजार करेंगे। नक्शे में हर चीज की निशानदही कर दी गई है, ये तमाम जगहें सरदारान को दिए जाएंगे, लेकिन मारमराजिक जो उन्होंने उक्तिम साहब से छीना था, हम मारमराजिक को काफिलों के हाथों में रहने नहीं देंगे। ये सुनकर आयकुत कहता है जनाब माफ कीजिएगा, लेकिन ये तमाम तैयारियां आपने कब की? उस्मान कहता है आलम इस्लाम की हिफाजत के लिए मैं सोता नहीं, अब हम एक ऐसी जंग में जा रहे हैं जो रुकने वाला नहीं, चलो तैयारियां शुरू कर दो। ये सुनकर तमाम सिपाही खड़े हो जाते हैं। उस्मान कहता है ये हमारा दिफा था, लेकिन अब हमले की बारी है। यहाँ नायमान अपने सिपाहियों के साथ जा रहा था और कह रहा था करांचू 3 सिपाहियों को सरदारान की तरफ भेजो, मैं अपनी तमाम फौज को यहाँ पर चाहता हूँ। वो यहाँ पर आ जाएंगे और खुफिया तौर पर ये सब कुछ देखेंगे। जब मैं उस्मान का सर काटूंगा तो इन सरजमीनों में वो मेरा नाम फैलाएंगे। शामान तुम एक ऐसा जहर तैयार करो जो उस्मान की आंखों को अंधा कर दे। दूसरे दिन उस्मान कह रहा था नायमान अपने तमाम सिपाहियों को यहाँ पर जमा करेगा और उनके लिए करारगाह कायम करेगा। बुरबुस कहता है हुक्म दे जनाब, वो जहाँ पर भी होंगे हम उनका खात्मा कर देंगे। उस्मान कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। नायमान ऐसा दिखावा करेगा कि वो अपनी जुबान पर कायम है, इसलिए वो हमें उन सिपाहियों और करारगाह के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन ये मालूम करने के लिए कि उनकी करारगाह कहाँ पर है। जब वो हम पर हमला करेंगे तो पीछे से हमारे सिपाही उनकी करारगाह के बारे में मालूम करेंगे और उन पर हमला कर देंगे। चलो अब हर कोई अपने
फरिजे की तरफ चल। ये सुनकर तमाम सिपाही वहाँ से जाने लगते हैं तो उस्मान कहता है तुरहान तुम यहाँ पर हो, तुम वहाँ पर जाओ जहाँ पर मैं नाइमान का सामना करने वाला हूँ। एक नज़र देख लो कि वो वहाँ पर कुछ करने वाला तो नहीं। तुरहान कहता है जैसा आपका हुक्म। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। यहाँ तैमूर कारगिल कबीले के पोस्ट पर बैठा हुआ था। महंगी खातून कहती हैं ख़वातीन क्या आप तैमूर को मुबारकबाद पेश नहीं करेंगी? क्या खातून आप ऐसे क्यों देख रही हैं? इसमें गमगीन होने वाली कौन सी बात है? ये सुनकर आयशा खातून कहती हैं ये मेरा बेटा है, मैं जैसे चाहूँ इसे देखूँ। फिर वो कहती हैं आग तैमूर क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? मनन खातून कहती हैं हमेशा आपकी वजह से ऐसा होता है बेंगे खातून। आग तैमूर से बात करने से पहले आपको उस्मान साहब से बात करनी चाहिए थी। ये सुनकर आग तैमूर खड़ा हो जाता है और कहता है बहुत हो गया, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं अब कारगिल कबीले का सरदार हूँ। ये सुनकर अर्जे कहती है आग तैमूर। आयशा खातून कहती है हम जानते हैं कि तुम कारगिल कबीले के सरदार बन गए हो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये खबर अब तक उस्मान साहब तक पहुंच गई होगी। देखते हैं जब तुम उनसे मुलाकात करोगे फिर भी इतने पुरसुकून होते हो या नहीं। ये सुनकर आग तैमूर कहता है ये सच है कि अपने चचा को बताए बगैर मैं इस पोस्ट पर बैठ गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गलत बात है। मलन खातून कहती है पोस्ट पर बैठना गलत बात नहीं, लेकिन तुम्हारी लापरवाही गलत है। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम जानते हो और हम नहीं जानते? वरना मुझे नहीं लगता कि इसका इख्तिताम अच्छा होगा। आग तैमूर कहता है इस पोस्ट को तर्क नहीं किया जा सकता मलन खातून, मुझे लगता है कि मैंने सही किया और आपके तमाम सवालात के मैं जवाब भी दे सकता हूँ। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आ जाता है और कहता है सरदार उस्मान साहब की तरफ से खबर आई है, वो आपको दीवान में देखना चाहते हैं। ये सुनकर आग तैमूर कहता है मेरा घोड़ा तैयार करो, हम रवाना हो रहे हैं। यहाँ सुल्तान अलाउद्दीन अपने तख्त पर बैठा हुआ था। इसी दौरान सावेली बाला खातून और उसके सिपाहियों को कैदी करके वहाँ पर ले आता है। बाला खातून कहती है सुल्तान हजरत। ये सुनते ही अलाउद्दीन कहता है खामोश, मुझे एक एक करके बताओ कि मेरे महल में चल क्या रहा है। तुम्हारे सर तुम्हारे अल्फाज पर मुनसर है, अगर कोई भी गलती करने की कोशिश की तो तुम्हारे सर कोनिया के दरवाजों पर लटका दूंगा। चलो बोलो वजीर। सावेली कहता है सुल्तान उस्मान एक बार फिर से बगावत करने जा रहा है, लगता है कि उन्होंने अपनी खातून को आपको कत्ल करने के लिए भेजा है। ये सुनते बाला खातून कहती है ये झूठ बोल रहा है सुल्तान, असल में जो आपको मारना चाहता है वो सावेली है, ये आपकी खिदमत में नहीं बल्कि नाइमान की खिदमत में है। उस्मान साहब ने आपको खबरदार भी किया था। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है मैं इन खेलों से उकता चुका हूँ, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए ना ही जान है और ना ही तख्त है। बाला खातून कहती हैं आपके सामने गद्दार है और वो आपको नजर नहीं आ रहा। वालदा हजरत वो भी महल में मौजूद है। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है कहाँ? अपनी जान बचाने के लिए बार बार झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती बाला खातून? सावेली कहता है सुल्तान मुझे हुक्म दें कि अभी इसका सर कलम कर दूं। इसी दौरान इसमिया सुल्तान और शामिल अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। इसमिया सुल्तान सावेली को देखकर कहती है गद्दार आज मैं अपने हाथों से तुम्हारा कत्ल करूंगी। ये सुनते ही सावेली ख्याल देखता है जब वो अपने सिपाहियों से कह रहा था अगर कुछ भी गलत हो जाए तो सुल्तान अलाउद्दीन और बाला खातून को एक ही साथ कत्ल कर देना। इस ख्याल के बाद वो कहता है अभी हमला कर दो, तुम लोग मेरे गजब से बच नहीं पाओगे। ये कहते ही वो हमला कर देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखते ही बाला खातून भी एक सिपाही से तलवार छीन लेती हैं और वो भी जंग में शरीक हो जाती हैं। फिर कहती हैं वालदा सुल्तान मुझे नहीं लगा था कि आप आएंगी। इसमें सुल्तान कहती है सांप का सर यहाँ पर है लेकिन सांप हर जगह मौजूद है। सावेली कहता है तुम मेरे गजब से नहीं बच पाओगे सुल्तान, मैं तुम्हारा सर नाइमान